चलिए, तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र का कुछ इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस है उनको बताऊंगा और उनके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये किस तरह से एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा और लाभदायक सिद्ध होता है। तो ये सबसे पहले जो हेडलाइन में है ये अपना कोचिंग है, संघर्ष कोचिंग संस्थान। तो देखते होंगे। तो मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ बिना देर किए हुए। तो प्रश्न नंबर 1 है, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के चलूँगा। तो यहाँ पे समझने वाली पॉइंट है, मैं थोड़ा सा इसका पेन वर्कर निकाल लेता हूँ ताकि ड्रॉ करने में आसान हो जाए। तो चलते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कि लोकतंत्र विविधता में सामंजस्य कैसे स्थापित करता है। तो प्रश्न के आधार पर मैं बताऊंगा कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है। इसमें विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने का अभूतपूर्व क्षमता होती है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात करें, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम पहले ही बता चुके हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता का अधिकार होता है और जनता इसमें खुद से अपनी प्रतिनिधि चुनती है और अपना सरकार बनाती है। तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का गुण होता है। तो इसी में विविधताएं होती है, जो अलग अलग विविधताओं के कारण क्या होता है, सामंजस्य स्थापित होती है और यही इनकी सबसे अभूतपूर्व क्षमता भी होती है। अब लोकतांत्रिक समाज में विभिन्न समूहों तथा वर्गों के लोग निवास करते हैं। इनके टकराव आपस में होता ही रहता है। तो इन टकरावों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता किसी शासन पद्धति की सफलता का द्योतक होता है। ठीक है। तो लोकतंत्र के अंतर्गत सभी तरह के लोग सद्भावपूर्ण और शांतिमय जीवन व्यतीत करते हैं। ये लोकतंत्र की जो गुण है, वो लोकतंत्र के गुण के बारे में यहाँ पे बताया है कि लोकतंत्र के अंदर क्या होते हैं, सभी तरह के लोग, चाहे हम वो जाति के आधार पर अलग अलग लोग हो या फिर वंश के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर हो या फिर अन्य किसी भी संप्रदाय के आधार पर हो। तो उसमें क्या होती है कि लोग सद्भावपूर्ण यानी शांतिपूर्ण जीवन जो होता है व्यतीत एक साथ में करते हैं, बिना भेदभाव के। ठीक है, मिलजुल करके रहते हैं, यानी भेदभाव के बावजूद भी आपस में क्या होते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। मैं थोड़ा सा हेडलाइन इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये जो पॉइंट दिया हो गया, मिलजुल करके रहते हैं। तो क्या कहते हैं, यदि टकराव होता भी है तो पॉइंट नंबर 1 चलते हैं। यदि टकराव होता है तो लोकतंत्र की व्यवस्था में उसे दूर करने के समर्थ की जाती है। और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी विभिन्न तरह के धर्म, जाति और समुदाय के लोग रहते हैं और अलग अलग कदम भी उठाया करते हैं। तो जिससे लोग क्या होता है कि सद्भावपूर्ण और सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। तो यही कदम उठाने की वजह से क्या होता है कि लोग शांतिपूर्ण जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर लेते हैं। भले लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें एक नियम और एक क्या बोलते हैं, रूल होता है ना, रूल रेगुलेशन। उसके आधार पर क्या होता है कि इसमें जीवन की हर एक व्यवस्था को दूर करने का जो पॉइंट होता है, उसमें पॉइंट दिया होता है, जिसके कारण से क्या होता है, लोग यहाँ के सामाजिक जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट होता है इस सामंजस्य का। तो इसके लिए अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखना पड़ता है और साथ ही साथ, ठीक है, यह बरतनी भी चाहिए कि वंश, धर्म, धन हो या फिर धन के आधार पर हो, जन्म के आधार पर हो या संप्रदाय के आधार पर हो, नागरिकों में सत्ता की भागीदारी कभी भी वंचित नहीं किया जाता है। तो कहने का अर्थ हुआ, तो हर एक नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है, तो उसके आधार पर सत्ता में भागीदारी रखना चाहिए और सत्ता में भागीदारी करना भी चाहिए। तो हम चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 2 में। लोकतंत्र व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन, सबसे पॉइंट पहली बात कि अगर क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आता है ना, तो उसका आंसर हमको सही तरह से समझ में भी नहीं आता है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तब जाकर के उसके आंसर को हम सही ढंग से समझ पाते हैं। तो वही सबसे पहले हम इसमें जो है ना, आपको क्वेश्चन बताने का हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन जितना अच्छा हो आप समझ जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, तो वहाँ पे है कि लोकतंत्र, मैं इसके लिए ड्रॉ खोल लेता हूँ, लेयर, चलो लेयर खोल लिया, ठीक है। तो क्या है लोकतंत्र
सामाजिक व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र की व्यवस्था जो होती है, तो सबको लोकतंत्र व्यवस्था के बारे में हर एक चैप्टर में हम बता चुके हैं। लोकतंत्र व्यवस्था जब तक बुक ख़त्म कर रहे तो बुक के अंदर भी बताए हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था क्या होती है, लोकतंत्र क्या होती है, इसके आधार पर कैसे कानून बनता है, किस तरह से क्या होता है। उसके अलावा राजतंत्र हो गया, सैनिक तंत्र हो गया, तानाशाही सरकार हो गया, इनके अलावा भी कई सारे व्यवस्थाओं का हम वर्णन कर चुके हैं। तो हम को लोकतांत्रिक व्यवस्था का उतना जानकारी देना ज़रूरी नहीं होगा। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो नियंत्रण क्या होता है और संतुलन क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। नियंत्रण होता है, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उनके लिए रूल बनाते हैं, और रूल बनाने के बाद क्या होता है, सबसे पहले ये हम पॉइंट अभी समझा रहे हैं, अभी आंसर पे नहीं चले, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि नियंत्रण, सबसे पहली चीज़ की अगर रूल हम बनाते हैं तो रूल बनाने का सबसे पहले उसको निवारण करने का भी पहले तरीका होना चाहिए कि नियंत्रण हम कैसे रखेंगे। रूल तो हम बना दिए, लेकिन उस पर नियंत्रण भी होना चाहिए। तो जिनके लिए हम क्या करते हैं, प्रशासनिक कार्य करते हैं और अलग अलग सुविधाएं भी कराते हैं, जिसके आधार पर अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। तो हम जिला लेवल के पदाधिकारियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक एक ज़िले में पुलिसकर्मियों को अलग अलग तैनात करते हैं, किस तरह से वो अपने आप को नियंत्रण करके समाज को चलाएगा। तो वो चीज़ होता है। और संतुलन की बात करते हैं तो इन्हीं व्यवस्था को सही और सुचारू रूप ढंग से रखना संतुलन हो जाता है। तो अब चलते हैं इनके जो आंसर है, आंसर पे चलते हैं। सरकार के कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो सत्ता के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि न्याय संबंधी कार्य न्यायपालिका, कानूनों के निर्माण संबंधी कार्य विधायिका और कानूनों के पालन संबंधी कार्यपालिका। ये सरकार का अभिन्न अंग होता है। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी व्यवस्था हम आपको पहले बता चुके हैं कि कुछ रूल होते हैं, रूल को नियंत्रण रखना पड़ता है और उनको संतुलन रखना पड़ता है। तो रूल के जो नियंत्रण होता है उसके लिए अब संतुलन करने के लिए क्या होनी चाहिए, नियंत्रण करने के लिए क्या होनी चाहिए, यही चीज़ को हम अच्छी तरह से जानेंगे कि क्या होता है, उसको नियंत्रण कौन करता है और संतुलन कौन करता है, यानी संतुलन कौन रख सकता है। तो चलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को संतुलन कौन रख सकता है, तो सबसे उस पॉइंट पे तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि यही सरकार के जो 3 अंग होते हैं उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था का नियंत्रण करता और उसको संचालन करता और संतुलन बनाए रखता है। यानी ये तीनों कार्य कौन करते हैं, यही अभिन्न जो अंग बोला है ना सरकार के 3 अंग, यही 3 अंग करते हैं। तो जो सत्ता के भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग करते हैं, अब जैसे अगर कोई न्याय संबंधी कार्य हो तो वो क्या करेगा, कार्य में न्यायपालिका करेगा। कानून के निर्माण संबंधी विधायिका हो या फिर कानून के पालन संबंधी हो तो वो कार्यपालिका करते हैं। तो ये त्रिअंगी बंटवारा या फिर सरकार के अंगों की स्वतंत्रता पर निर्धारित होती है, ठीक, और करता है। किंतु साथ ही साथ संविधान, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट समझने वाली है क्या है, साथ ही साथ संविधान स्थापित भी करता और इसे नियंत्रण और संतुलन रखने की व्यवस्था भी करता है, जिसके तौर पर हम इसे कह सकते हैं कि यह नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था करता है। तो पॉइंट समझ में आ गया 2 नंबर। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इनको रोक करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विभेदों में या फिर सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है। हम आपको पहले बता चुके हैं, अगर प्रश्न को सही ढंग से या फिर अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो उसकी जो उत्तर होगी उसको समझने में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो सबसे पहले बात इस पॉइंट को ही हम लेकर के चलेंगे। तो पॉइंट को कैसे लेकर के चलेंगे, तो चलते हैं। सबसे पहले हम फिर से ड्रॉ को ओपन करते हैं, तो चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 3, सामाजिक विभेद। सामाजिक अर्थ होता है, ध्यान सुनिएगा, सामाजिक यानी हमारे समाज से जुड़े तत्व सामाजिक कहलाते हैं। उन्हीं के विभेदों की हम बात करेंगे कि लोकतंत्र राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम समाज के लोग हैं तो हमारे या फिर हमारे तत्वों के आधार पर राजनीतिक में क्या प्रभाव पड़ते हैं, लोकतंत्र राजनीति में क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये अच्छी तरह से समझने वाली पॉइंट है, इसको समझ गए होंगे। तो मैं इसके आधार पर अब आंसर में चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 3 थे। सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये पॉइंट नंबर आप नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। क्या होता है, सामाजिक विभेद जो होता है लोकतंत्र राजनीति पर क्या कहते हैं, गहरा प्रभाव करता है। यानी एक मानिए तो पूरी तरह से अगर क्या कहते हैं, सामाजिक विभेद जो होता है वो लोकतांत्रिक में एक निचोड़ करके, यानी उनकी पूरी तरह से उन पे दबाव डाल करके उन पे गहरा प्रभाव पड़ता है, जिनके कारण क्या होता है, तो
इनके कारण भी पता चल जाएगा कि इनके इसके कारण से कितने कितने लाभ होते हैं और क्या हानि होते हैं, तो चलेंगे। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति का सहारा लेकर के क्या किया कि भारत में सामाजिक विभेद को बढ़ाया। पॉइंट नंबर समझने वाली बात है, ये अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति का सहारा लेकर के भारत में सामाजिक विभेद को बढ़ाया। सामाजिक विभेद को बढ़ाया, फूट डालो और शासन करो की नीति के आधार पर, समझने वाली बात है। तो फूट डालो और शासन करो की नीति ये अंग्रेजों ने अपनाया था, जिसके अंतर्गत क्या था कि अगर जितने भी भारतीय हो, अगर वो किसी तरह के सामाजिक विभेद मतलब एकजुटता था, तो उनके कारण क्या था, फूट डालो और शासन करो के आधार पर वो क्या करता था, किसी भी व्यक्ति अगर कोई उनकी बात को अच्छी तरह से समझ में नहीं आता था या फिर उनकी बात को टालता था या उनकी बात को सही तरह से नहीं मानता था या करने का प्रयत्न नहीं करता था, तो वो फूट डालो और शासन करे की नीति अपनाता था, जिसके अंतर्गत क्या होता था, उनको उसके आधार पर सज़ा मिलती थी। तो भारत में सामाजिक विभेद को बढ़ाया और लगभग 200 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। इसी नीति के आधार पर भारत में 200 साल से अधिक शासन किया। तो वर्तमान समय में भी राजनीतिज्ञों के लिए यह एक कारगर अस्त्र बना हुआ है। ये कारगर अस्त्र क्या चीज़ है, फूट डालो और शासन करो, ये एक कारगर अस्त्र बना हुआ है। ठीक है। तो राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन और उनकी जीत सुनिश्चित करने में सामाजिक विभेद सहायक होते हैं, और यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिद्वंद्विता के आधार पर सामाजिक विभेद को बना लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म मानने वाले भी प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक के समूहों में विभक्त हैं। ठीक है। वहाँ के दो राजनीतिक दल इसी प्रकार गठित किया जाता है। ये पॉइंट नंबर लास्ट खत्म किया अभी जस्ट, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर। तो 4 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि क्या भारतीय समाज के सामाजिक विभेद समाज में संघर्ष का कारण होना चाहिए। तो हम एक टू पॉइंट इसका छुटा हुआ, क्या भारतीय समाज में सामाजिक विभेद समाज के संघर्ष के कारण है, व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने का मतलब इसकी पूर्ण विवरण देना है कि समाज में सामाजिक विभेद जो होता है उनका क्या, उनके संघर्ष का क्या कारण है, तो वो संघर्ष का कारण को समझेंगे। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले बात, क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। क्वेश्चन मेरा हाईलाइट है। चलते हैं आगे, प्रश्न से आगे। तो भारतीय, ध्यान से सुनिएगा, तो मैं हाईलाइट के आधार पर ही बताऊंगा टोटल का टोटल क्वेश्चन, देखिएगा और समझिएगा। थोड़ा सा इसको थिंक कर लेता हूँ 1 का। चलते हैं। तो भारत जैसे विशाल देश में विविधता स्वाभाविक है। भारत जैसे विशाल देश में क्या है, विविधता स्वाभाविक है। यानी हमारे अगर भारत देश है, ध्यान सुनिएगा, विविधता, कुछ यहाँ पे पॉइंट समझने वाली बात है। भारत जैसे विशाल देश में विविधता क्या है, स्वाभाविक है। विविधता का मतलब हम पहले बता चुके हैं कि अलग अलग होता है, अनेक अनेक होता है। ठीक है। तो भारत जैसे विशाल देश में विविधता स्वाभाविक है, यानी अलग अलग जाति धर्म के आधार पर लोग रहते हैं, तो इनमें विविधता होती है। फिर भी हम अपने शब्दों में या फिर नेहरू के शब्दों में बोले या फिर गांधी के शब्दों में एक भाषण को या फिर एक भाषा को प्रकट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि भारत में विविधता में एकता होती है। तो कहने का क्या मतलब है कि अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, फिर भी हमारे भारत में सब एक अदृश्य धागों में जुड़े होते हैं। उन्हीं के आधार पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत जैसे देश में क्या है, विविधता स्वाभाविक है। तो एक क्षेत्र में, ध्यान से सुनिएगा, एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति धर्म भाषा संप्रदाय के लोगों के बीच क्या होती है, भिन्नताएं होती है और सामाजिक, वही जो होती है ना, वही सामाजिक विभेद कहलाती है। तो हमारे जो देश होती है उसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक विभेद है। तो विभेद को राष्ट्र जीवन की शक्ति बनाने के लिए विविधता में एकता, सामंजस्य, सहिष्णुता और सहयोग स्थापित करने की आवाज़ होती है। ठीक है। परंतु विभेद जो क्या कहते हैं, विभेद जब वंश, रंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, धन, क्षेत्र और सामाजिक विभाजन, क्या कहते हैं, पृथकता और प्रतिद्वंद्विता के रूप ले लेते हैं, तब संघर्ष के कारण वह बन जाते हैं।
अपनी पहचान के प्रति अगर और यहाँ सुनिएगा, अपनी पहचान के प्रति आग्रह और दूसरे के प्रति दुराग्रह की भावना राष्ट्रीय पहचान के ऊपर अपनी पहचान को राष्ट्रीय हित समुदाय तथा धर्म, जाति और भाषा के आधार पर प्राथमिकता समाज के संघ जन्म देती है। ठीक है, संघ क्या होती है? जन्म देती है। इसमें क्या होता है? सामंजस्य का प्रयास राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकता के मत का प्रदान करता है और राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ कर संघर्षों की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। ये पॉइंट नंबर 4 की थी कि किस तरह से सामाजिक विभेद का संघर्ष का कारण अभी तक बना हुआ है, वो पॉइंट था। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 था ना, 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, मैं इसको छांट देता हूँ, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया फाइनल। चलते हैं आगे। तो चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे कि भविष्य में लोकतंत्र के ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ती जाएगी, इसको स्पष्ट करना है कि सावधान, हम अपने आधार पर बोले या फिर एक क्या बोले, अपनी जिम्मेदारियों के आधार पर बोले। कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भविष्य में लोकतंत्र के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाएगी। अब बढ़ती कैसे जाएगी? पॉइंट समझने वाली बात। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, मैं पहले हर एक बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को अगर सही से समझिएगा तो क्या होगा कि इसका आंसर सही ढंग से समझ में आएगा। तो भविष्य में लोकतंत्र के ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ती जाएगी, इसको स्पष्ट करना है। तो किस तरह से बढ़ती जाएगी, तो समझने वाली बात है। तो जिस तरह से हम अपने किसी कार्य को करते हैं तो हम एक लोकतांत्रिक आधार पर, डेमोक्रेसी होता है ना, हम लोगों का डेमोक्रेसी है, जिसके कारण से क्या होती है, हम अपनी भाषा को किसी जगह प्रकट कर सकते हैं या अपनी किसी भी जगह से, या फिर किसी भी जगह बोलिए या फिर किसी भी आधार पर हम क्या होते हैं कि हम अपने जाति धर्म के आधार पर इसको सही ढंग से उत्पन्न करके रखते हैं। तो भविष्य में लोकतंत्र की जिम्मेदारियां बढ़ती जाएगी। तो ये क्या है? लोकतंत्र के ऊपर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र समझ में आ रहा है ना, लोकतंत्र समझ में आता होगा। क्या होता है लोकतंत्र? यहाँ पे लोकतंत्र मतलब जिसमें क्या होती है कि सारा शक्ति जनता के हाथों में होती है, सारा शक्ति जनता के हाथों में होती है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा सरकार बनती है। उसी के आधार पर पूरे देश को चलाया जाता है, या फिर साम्राज्य बोलो या फिर जिस आधार पर हम बोलो राज्य को चलाया जाता है, वही लोकतंत्र कहलाता है। ये एक अपनी भाषा में शाब्दिक शब्द था, ये अपनी भाषा में शब्द है। तो मैं इसको एक अंडरलाइन, एक अपने थिंकिंग के आधार पर बताना चाहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं शब्द के आगे। जिम्मेदारियाँ किस तरह से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है? लोकतंत्र विभिन्नताओं से भरा है। लोकतंत्र क्या है? पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। लोकतंत्र विभिन्नताओं से भरा हुआ, लोकतंत्र विभिन्नताओं से भरा हुआ है। तो भरा हुआ कैसे है? लोकतंत्र विभिन्नताओं से भरा हुआ है। तो विभिन्नताओं का मतलब चाहे हम जाति धर्म बोले या लिंग के आधार पर बोले या संप्रदाय के आधार पर बोले, चाहे हम भाषा के आधार पर, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्रों के आधार पर हम बोले, तो विभिन्नताएं होती है। लोकतंत्र में क्या होती है? विभिन्नताएं होती है, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने, यहाँ पे समझिएगा, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने, मैं इसको इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर हटा के रख देता हूँ। वेट थोड़ा सा ये गड़बड़ा रहा है ना, चल निकल तुम यहाँ से। तो चलते हैं फिर से उसी पॉइंट पे। तो क्या होती है, इनको मिटाने दीजिए थोड़ा, ठीक है। तो लोकतंत्र विभिन्नताओं से भरा हुआ है, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने नाम रखने का अधिकार है, अपने अपने अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार है। अपने आधार पर वो धर्म को बना सकता है, या फिर अपने आधार पर उस धर्म को चूज़ कर सकता है, या फिर अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं होती है। तो इतने अधिकार इनके पास होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? यहाँ पर एक मत नहीं होते,
सबसे पहली बात, यही जाति धर्म के आधार पर नाम रखने के आधार पर क्या होता है, यही सब का परिणाम है कि यहाँ पे लोग एक मत नहीं हो पाता है और समस्या काफ़ी जटिल हो जाता है। तो सरकार को इसके लिए काफ़ी समस्याएं खड़ी होती है। तो इसी के आधार पर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हम पॉइंट क्वेश्चन को इसलिए समझा रहे हैं कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि उन समस्याओं को हल करे। तो इसीलिए हम बोले थे कि भविष्य में लोकतंत्र के ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ती जाएगी, इसको स्पष्ट करना है। तो यही प्रश्न था, आंसर था। तो जातिवाद, ध्यान सुनिएगा, जातिवाद, भेदभाव, क्षेत्रवाद और धीरे धीरे विकराल रूप लेते जा रहे हैं। लोकतंत्र इन सबों की सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र सामाजिक भिन्नताओं से भरा है, ठीक है। प्रत्येक समूह को अपनी मांग होती है, ठीक है, चाहे समूह कोई भी हो। मुस्लिम है तो उनका खुद का मांग अलग होगा, हिंदू हो तो उसका मांग अलग होगा, सिख हो तो उसका मांग अलग होगा, ईसाई हो तो उसका मांग अलग होता है, और तो अलग अलग होता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज़ादी के समय में मुसलमानों का मांग था, जिसके आधार पर पाकिस्तान बना। उसी के जस्ट उपरांत पंजाबों के लिए हो गया था, तो वहाँ पे सिख रहने वाले लोग के लिए सिखिस्तान बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन बनाना चाहता था, ठीक है। जिसको टालते टालते काफ़ी लंबे समय तक ले गया, जिनके कारण से सिखिस्तान की जगह पे पंजाब का पंजाब ही रह गया। तो यदि इनकी पूर्ति संभव नहीं होती तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्यों ज्यों समय बीत रहा है, लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही, इसकी जिम्मेदारियाँ, ठीक, इसी प्रकार बढ़ती जा रही है। तो समझ में तो आ गया होगा किस तरह से था। तो मैं इसको फिर से मैं इरेज करके आगे आपको बताना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं, ये छठा नंबर क्वेश्चन था, सॉरी ये छठा नंबर क्वेश्चन था, इसको हम पांचवा बना दिए है ना। तो हम इसको सही कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ओ सॉरी 6 करके इनको थोड़ा सा हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, 6 हो गया। तो सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कर, मैं इस पॉइंट को कहीं पर रख देता हूँ, उनके बाद इनको फिर से उसी पॉइंट पे आते हैं। चलिए, तो ओह भाई माउस रेजर, ठीक है, ठीक है। सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखे। सांप्रदायिकता, तो हम बार बार किसी भी प्रश्न को उठाते होंगे लोकतंत्र में, उसमें संप्रदाय का नाम हम काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। तो इससे ये समझने की बात है कि सबसे पहले सांप्रदायिकता होती क्या होती है, होती क्या है। तो सांप्रदायिकता को समझेंगे। तो संप्रदाय भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिससे क्या होता है कि समाज को न केवल कमज़ोर किया जाता है, बल्कि काफ़ी समस्याओं को भी जन्म देता है। इनका कुछ कारण भी, अब समस्याओं को कैसे जन्म देता है, हम अलग जाति के धर्म लोग हैं, हम अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं। तो संप्रदाय के आधार पर क्या होती है कि हम अपने आप को खुद अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद हमारी कुछ मांग होती है, हम मांगों को पूरा करने चाहते हैं। तो इससे क्या होती है, आगे जो दूसरे संप्रदाय के लोग होते हैं उनकी भी मांग होती है, जिससे ये समस्या पैदा होती है कि मांग पहले किसका पूरा किया जाए या फिर कैसे पूरा किया जाए। तो ये सारा चीज़ पॉइंट आ जाती है, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम, जिन स्थानों पर विभिन्न समुदाय, इनके कारण बता रहे हैं, ठीक है, कारण बता रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि जिन स्थानों पर विभिन्न समुदाय के आवासीय क्षेत्र, जिन स्थानों पर विभिन्न समुदाय के आवासीय क्षेत्र के एक दूसरे से अलग हैं, मतलब ऐसा स्थान की बात करें या ऐसा समुदाय आवासीय क्षेत्र जहाँ पर रहने वाले लोग हों, उसमें क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। तो वहाँ की सामूहिक तनाव क्या होती है, अधिक बड़ा होती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक राजनीतिक दलों का गठन हो गया और मुस्लिम लीग और विश्व प्रसिद्ध, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद का, जो ये हम पॉइंट बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा कि मुस्लिम लीग और विश्व हिंदू परिषद इसके उदाहरण हैं। किन चीज़ों के उदाहरण हैं, तो ये सांप्रदायिक राजनीतिक दलों के उदाहरण हैं, जिसके कारण से ये मुस्लिम लीग और विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ था। तो इसके क्या होता है कि इसके आधार पर इनके गठन किया गया था। तो एक दूसरे के विरुद्ध ये भड़काने की भूमिका इसमें रहती थी। मुस्लिम लीग में हिंदुओं को भड़काने की, तो हिंदू परिषद में
मुस्लिमों की। तो ये थी। तो जब दो समूहों के बीच पारस्परिक घृणा और द्वेष बढ़ जाता है ना, तो वही सांप्रदायिक दंगा का रूप ले लेता है और उससे सांप्रदायिक दंगा उत्पन्न होती है। जब दो पारस्परिक घृणा या दो समूह है, या अगर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, अगर इन्हीं में से यही किसी में से अगर दो में से अगर सामूहिक झगड़ा हो गया, घृणा हो जाती है, द्वेष हो जाता है, या फिर कोल्ड वॉर चलने लग जाता है, तो ये सांप्रदायिक दंगा कहलाने लगेगा। और इसी के आधार पर जो झड़ झड़कंप होता है या फिर मारपीट होने लगता है, वो दंगे का बड़ा दंगा का रूप ले लेता है। और दोनों समूहों के मन में, ठीक है, भ्रामक विचार में यह समस्या उभरती जाती है। तो ये पॉइंट होता है कि इनके क्या कारण हैं जिनके कारण पे सांप्रदायिक उत्पन्न होती है। ठीक है। तो धार्मिक विभिन्नताओं के कारण विभिन्न संप्रदाय के रीति रिवाज एवं सामाजिक भिन्नताएं एक दूसरे से भिन्न होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, विभिन्न समुदायों के बीच दूरी बढ़ती जाती है। तो सातवां, ये तो छठा पॉइंट था। यहाँ से मैं छठा ही पॉइंट लेकर चलूँगा नेक्स्ट दूसरे डे। तो गुड नाइट, काफ़ी समय हो चुका है, 11 से अधिक हो चुका है, तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ।